हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलिए, क्वांटम नंबर कैसे आया और क्या हमें बताता है क्वांटम नंबर, क्या इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्वांटम नंबर आया कहाँ से। तो आप जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और एटम के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट बहुत पहले दिया गया था एटम का। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग एटम को कैसे जानते हैं और क्वांटम पार्ट या क्वांटम कॉन्सेप्ट या इसी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इसी को हम लोग क्वांटम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम का मतलब ही होता है स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, यानी एटम के अंदर का हिस्सा क्वांटम के नाम से जाना जाएगा कि एटम के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे रहते हैं। आप जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है। तो उसके अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। अब ये सारे चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर जो है रिसर्च चल रहा है। और इस तरह एटम के क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बोर्स ने कहा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको पता होगा, और बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। ये बात बोर्स ने अपने मॉडल में कही कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर पाया जाता है, ठीक है। और ये बात इन्होंने कहा कि इस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता रहता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट या इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रोटेट करता रहता है वो सेल या ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता रहता है एज अ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। ये बात बोर्स ने अपनी थ्योरी में कही, और इस तरह हमें ये पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर पाया जाता है, और इसी को हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। यानी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल माना जाता है। अब उसके बाद आपको हमने बताया भी था कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से फिर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, और उसके लिए दो साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी, जिनका हम लोगों ने पढ़ा भी है, और वो उसमें फर्स्ट साइंटिस्ट थे आपके डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और वो इक्वेशन उन्होंने दिया था लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। वेवलेंथ का इक्वेशन दिया था, ये डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और ये इक्वेशन वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था। ये कहा गया कि जो मैटर होता है वो वेव नेचर को शो करता है। मैटर में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही मिलके मैटर बना होता है मैटर, ठीक। तो इस तरह मैटर में वेव नेचर पाया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर को शो करता है। यहाँ पे बोर्स ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर पाया जाता है, और यहाँ डी ब्रोगली इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो साइंटिस्ट हुए, एक डी ब्रोगली और दूसरा है हाइजेनबर्ग, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। डी ब्रोगली ने मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करके ये बात प्रूफ करने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है। उसी तरह हाइजेनबर्ग ने भी ये बात कहा था कि एक साथ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम का मेजरमेंट एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो इस तरह ये दोनों साइंटिस्ट मिलके ये कहना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन
इन दोनों के प्रयासों से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन यानी ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में प्रूफ कर पाए, यानी बता पाए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे? तो इस तरह ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन होता है, जैसे ये न्यूक्लियस के अराउंड ये रीजन है, अब इस रीजन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन है, अब इस रीजन की अगर बात करें तो ये रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है और इसी को जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये न्यूक्लियस है और यहाँ इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और इसी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ये ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है इस रीजन के अंदर। अब इसी को हम लोग क्लाउड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आप घरों में फैन अपने फ़ैन को ऑन करिए तो आपको दिखेगा कि जब फ़ैन चलने लगता है तो उसमें कितने पर लगे हैं, वो पर आप काउंट नहीं कर सकते। वो पर जो है उसका एक गोल इमेज तरह डल टाइप का, छाया टाइप का दिखाई देता है और बीच में जो उसका पोर्शन होता है जहाँ से पर जुड़े होते हैं वो एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है। तो जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड आपको सर्कुलर पाथ काला काला दिख रहा है उसको एज अ क्लाउड मान लीजिए और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी पाया जा सकता है। तो यही इन्होंने क्लाउड मॉडल के थ्रू भी यही बताने का प्रयास किया गया था और डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन में पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी उन्होंने उसको ऑर्बिटल कहा। और ये कहने के बाद ये सारी चीज़ें जब आ गया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। और इरविन श्रोडिंगर ने करीब 1926 में, डी ब्रॉगली ने, आपको पता था कि डी ब्रॉगली ने 1923 के आसपास उन्होंने इक्वेशन दिया था 23-24 में। तो इस तरह 1926 में, यानी जस्ट इनके कुछ साल बाद, इरविन श्रोडिंगर ने वेव को सॉल्व करने, यानी ये जो अभी तक बात चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर पाया जाता है, और ये बात चल ही रहा था कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का इक्वेशन डेराइव कर दिया। और वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन था d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने दिया और वो वेव को सॉल्व करने का इक्वेशन था। और इस तरह ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी पाया जाता है। और इस तरह आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी होता है और इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है। बोर्स थ्योरी तक इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल माना जाता है। बोर्स थ्योरी के बाद जब हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मान लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट नहीं करता, वो 3D स्पेस में रोटेट करता है। यानी ये x, y, z ये क्या बता रहा है? एक्सिस को बता रहा है। 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन रहता है और वो 3 डायमेंशन में कहीं पे भी हो सकता है, उसकी कोई एक जगह कंफर्म नहीं है।
अब इसी इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्वांटम नंबर मिलता है, यानी इसका सल्यूशन जब करते हैं इस इक्वेशन का तो इसी सल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं। क्वांटम नंबर, अब ये 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं तो इनको हम लोग आगे जानेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से, एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक क्वांटम नंबर और होता है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर, स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलता है। अब आपको ये साई, इसको साई पढ़ते हैं PSI, ठीक है, ये नोटेशन है, सिंबल है, ग्रीक सिंबल, और इसको साई पढ़ा जाता है। अब इस तरह ये वेव फंक्शन को बताता है, यानी ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन को सॉल्व करने का सल्यूशन भी बताया उन्होंने, और इस तरह इक्वेशन के सल्यूशन करने पर हमें 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो 4th स्पिन क्वांटम नंबर है वो यहाँ से नहीं मिलता है, वो कुछ और अलग से है, तो उसके बारे में हम लोग अब क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वांटम नंबर का जन्म हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें तो क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर होता है, ठीक है, 4 नंबर का सेट होता है जिसके मदद से हम इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे किस जगह पे पाया जाएगा उसी के को फाइंड आउट करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर दिए गए थे। और ये हमें क्या बताते हैं, ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, शेप के बारे में बताते हैं, एनर्जी के बारे में बताते हैं, और इस तरह ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर की हेल्प से मिलता है। तो आपको अगर, जैसे अभी हम लोग एटम में अभी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जाने थे सेल के बारे में, ठीक है, तो सेल होता है, सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल, ठीक है, और उस सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटर। तो इस तरह ये क्लासिकल पार्ट में हमने पढ़ा कि सेल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है वो सेल हो गया, और उस सेल के अंदर मान लीजिए है सब सेल, ठीक, और सब सेल के अंदर ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको देखना है, एक एग्जाम्पल लेके, कॉमन एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता हो गया कि वो प्रयागराज में है। अब प्रयागराज को आप मान लीजिए एज अ सेल, अब प्रयागराज में किस एरिया में है, मान लीजिए वो सेक्टर 4 में है, तो सेक्टर 4 क्या हो गया, सेक्टर 4 झूसी में है, चलिए मान लीजिए झूसी, तो झूसी क्या हो गया, सब सेल, क्योंकि प्रयागराज के अंदर झूसी है, तो प्रयागराज आपका हो गया सेल और झूसी हो गया सब सेल। और झूसी के अंदर किस एरिया में है, तो सेक्टर 4 में है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर 3, सेक्टर 2, ऐसे बहुत सारे कॉलोनीज हैं, तो सेक्टर 4 में है, तो सेक्टर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह उस सेक्टर में जाके हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये 4 क्वांटम नंबर का सेट हमें अवेलेबल है, और इन्हीं क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना यहाँ सीखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर क्या है, और फिर उसके बाद उसमें कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। तो कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर्स
needed to have full information about various electron present in atom। तो एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के जितने सारे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो सेट है 4 नंबर का, उसी को हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। यानी क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं वी नो अबाउट देयर, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में वी नो अबाउट देयर लोकेशन, उसके लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में, ठीक है। एनर्जी के बारे में जान सकते हैं, शेप के बारे में जान सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जान सकते हैं, ठीक। तो इस तरह ये क्वांटम नंबर हैं। और ये क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम स्मॉल n लिखेंगे तो उसका मतलब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर, या इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंगुलर क्वांटम नंबर कहिए या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहिए या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहिए या सबसाइडरी क्वांटम नंबर कहिए, ये सभी इसके नेम हैं। तो यहाँ सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक, इसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। और थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर है, n, l, m और s। यही क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। यानी कहीं पे भी अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड है उस ऑर्बिटल के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है, जैसे अगर आप चोर पुलिस का खेल बचपन में बहुत खेले होंगे, तो चोर पुलिस के खेल में आप देखेंगे कि अगर कोई चोर है तो वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या सीबीआई है, तो अगर किसी चोर के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिला और उसको ढूंढना है तो क्या करेगा? सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो मान लीजिए वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में चोर है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया है, सीबीआई को पता हो गया। अब वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट आ गए। अब प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है नहीं, बहुत बड़ा है। तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में वो झूसी में है, तो झूसी में आ गया। अब झूसी में आ गया तो झूसी में बहुत सारे मोहल्ले हैं। तो मान लीजिए वो एडीए कॉलोनी, सेक्टर 4, कहीं पे भी सेक्टर 4 हवेलिया मान लीजिए, हवेलिया में छुपा है तो हवेलिया में आ गया। अब कई सारे कमरे हैं तो पर्टिकुलर रूम नंबर 102 में, ठीक है, तो रूम नंबर 102 में गया और उसको पकड़ लेगा। तो इस तरह ये 4 चीज़ें हैं। जैसे आपको हमने ये एग्जाम्पल बताया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें ऐसा ही करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। एक एक करके इनके बारे में हम लोग को जानना है।
चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और ये क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात तो ये क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है, ठीक है, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है, ठीक, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। ये हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए थे, उसमें आपको हमने बताया होगा कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये रीजन है, सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और इसी को हम लोग सेल या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अब ऐसे KLMN सेल होते हैं, ठीक है, ये आपको इस तरह KLMN के बारे में बताया गया था वहाँ पे बोर्स मॉडल में, ठीक। तो ये KLMN सेल है, इसको ऑर्बिट भी हम कहते हैं, ठीक। तो ये K सेल हो गया, L सेल हो गया, M K L M N आगे भी हो सकता है, O P Q R कुछ भी आगे तक जा सकता है ये। तो ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। अगर हम इसका क्वांटम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आगे जाके क्वांटम कॉन्सेप्ट में हमें ये पता चला कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता था वो ऑर्बिट में ना घूम के एक 3D रीजन में घूमता है, 3D स्पेस में घूमता है और उसमें वो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसीलिए ये क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है, ठीक है, कि ऑर्बिटल की साइज कितनी होगी, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको देता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी लेवल को भी बताता है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस क्वांटम नंबर की बात करें तो ये जो क्वांटम नंबर है वो एनर्जी एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर डिपेंडेंट ऑन दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, यानी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट हैव ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अभी हमारे पास जितने नोन एलिमेंट है उसमें इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू के जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसकी वैल्यू 1 से 7 होती है नोन एलिमेंट में, ठीक है। तो इन क्या कह सकते हैं आप 1 to 7 have been established in known elements, ठीक है। जितने भी अभी हो सकता है 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन अभी हमारे पास कुछ ही एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है और उसमें 1 से 7 तक ही इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें
2n² हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n²। यहाँ n = 1 2 3 4 ऐसे ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 32n में आ जाएगा। ऐसे ही आगे ये होता रहेगा। तो इस तरह हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। सेल को आगे जाके हम लोग क्वांटम कॉन्सेप्ट में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है। उसी तरह ये सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इस तरह ये एनर्जी एंड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, यानी एनर्जी और वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वॉल्यूम इसी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन जितने भी नोन एलिमेंट अभी हमारे पास हैं उसमें इसकी वैल्यू 1 से 7 तक देखी गई है। तो इस तरह 1 से 7 तक ये पीरियड को भी रिप्रेजेंट करता है। पीरियड भी क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो इसीलिए 1 से 7 तक अभी नोन एलिमेंट में इसकी वैल्यू पाई गई है। तो अब हम लोग को आगे देखना है कि नेक्स्ट हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा और इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग को जानना है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये इट determines the angular momentum of इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को पता किया जा सकता है और उसके लिए फार्मूला है L = √L+1h/2π, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है और इससे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इट डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये सबसेल के बारे में बताता है, ठीक है। सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमने बताया था सेल के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है और उसके अंदर सबसेल होता है, वो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो उसी तरह सेल को n ने रिप्रेजेंट किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसको सबसेल कह लेते हैं, अब इसको अगर और मॉडिफाई करें यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है, यानी ये एक तरह से हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि ऑर्बिटल का क्या शेप होगा। SPDF ये हमारे पास ऑर्बिटल है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था। तो SPDF ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे भी। तो इस तरह ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अगर हमें किसी n गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 0 to n-1, ठीक है। 0 to n-1 एज अ फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, या कह लीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल, किसी भी सबसेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं 2L+1
1। अगर एल की वैल्यू आपको मालूम है, यानी आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है, तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कितना होगा ये पता कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम यहाँ ऑर्बिटल हमें पता हो और ऑर्बिटल एल की वैल्यू हो, ठीक है, तो एल की वैल्यू से हम ऑर्बिटल पता कर सकते हैं और उसका शेप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप चलिए एल लिख लेते हैं, यहाँ ऑर्बिटल लिख लेते हैं, ऑर्बिटल, और उसका यहाँ शेप लिख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह अगर हम एस, यहाँ पे एल की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 हो, तो एल की वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा? एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, गोला इस तरह स्फीयर के शेप का होगा। ये न्यूक्लियस हो गया और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करेगा, यानी ये एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है। अगर मान लीजिए एल की वैल्यू 1 हो, तो ये पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और इस तरह पी ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया? डम्बेल शेप होगा। डम्बल जो हम लोग यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये डम्बल इस तरह का होता है। ये डम्बल शेप में ये आएगा पी ऑर्बिटल का शेप। उसके बाद अगर हम एल की वैल्यू 2 मिल जाए, तो उसके लिए एल की वैल्यू 2 किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा? डी ऑर्बिटल को। तो ये याद भी रखना होगा, 0 एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू 0 एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, एल की वैल्यू 2 है तो वो डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल। ठीक है, डबल डम्बल शेप होता है इसका। और डबल डम्बल कैसे बनेगा? इस तरह। ठीक है, डबल डम्बल शेप होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो ये 3s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका शेप निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स शेप इसका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एल की वैल्यू देख के एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हम ऑर्बिटल को डिसाइड कर सकते हैं। ये हमें लर्न भी करना होगा कि एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल हैं और उन 4 ऑर्बिटल में एल की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह ये शेप के बारे में भी हमें बताता है। यानी एल की वैल्यू 0 है तो ये क्या बता रहा है इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एस ऑर्बिटल को है और उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये पी ऑर्बिटल को, और उसका शेप कैसा होगा? डबल डम्बल होगा। डी का डबल डम्बल होगा। एफ का शेप हमें पता नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से ये हम ऑर्बिटल के शेप के बारे में या सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। तो चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी जान लेते हैं। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है इट describes the orientation या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। और भी ये इंफॉर्मेशन देता है, ये कह सकते हैं आप कि ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसे होगा, या आप इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल होंगे इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस तरह अगर मान लीजिए आपको
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हो। इसके लिए फार्मूला लिखते हैं -L2 + L, ठीक है। -L की वैल्यू आपको पता होगा और उस L की वैल्यू से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला हो गया -L2 + L इसको निकालने का। और ये हमें क्या बताता है, अगर मान लीजिए L की वैल्यू पता है तो उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L द टोटल वैल्यू ऑफ m = 2L + 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू आपको मालूम है और m की वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है, तो आप 2L + 1 फार्मूला यूज करके आप टोटल m की वैल्यू को बता सकते हैं, नहीं कितने ऑर्बिटल होंगे ये आप बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। तो इस तरह ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे p ऑर्बिटल px, py, pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, px, py, pz। उसी तरह d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब लास्ट क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो इट डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेशन कैसे होता है इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट या ओरिएंटेट होगा, और ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, ठीक। उसके बाद ये और भी चीज़ें हमें बताता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 वेज। जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से स्पिन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 वेज, यानी इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से स्पिन करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो उसको हम +½ से डिनोट करते हैं, और एरो ऊपर की तरफ होता है। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। और अगर नीचे की तरफ एरो है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ है तो उसके लिए s की वैल्यू हम -1, ये s की वैल्यू है, ठीक है। तो s की वैल्यू हम -1 लिखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम s की वैल्यू +1 लिखते हैं। अगर हम ऑर्बिटल में, जैसे अगर मान लीजिए ये s सबसेल है और s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। तो ये s इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखाया जाता है, ये क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो इस तरह ये s ये +½ को दिखाएगा और ये वैल्यू -½ को ऑर्बिटल में बताएगा, यानी नीचे वाला जो एरो रहेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब दिखाया जाएगा तो उसके लिए s की वैल्यू -1 लिखेंगे, और ऊपर की तरफ एरो अगर होगा तो उसके लिए s की वैल्यू हम +1 लिखेंगे। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें पता हो गया कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम s की वैल्यू +½ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये
आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता है और न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। जैसे अर्थ एक्सिस के साथ साथ सन के ऑर्बिट में भी रोटेट करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के साथ साथ ऑर्बिट में भी यानी न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करता है। तो ये अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन है। अब इसमें आप यहाँ ये रोटेशन है, इस तरह से ऐसे रोटेशन हो रहा है एक्सिस पे भी अपने, और साथ में वो उसके अराउंड भी और न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है। तो इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब इसमें ये डायरेक्शन इसका जो रोटेट कर रहा है उसके अराउंड, उसका डायरेक्शन इस तरह है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ ये इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इसके लिए जो स्पिन की वैल्यू होगी S इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, इसके लिए ये +½ वैल्यू होगी, ठीक है। यानी +½ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा रोटेशन रिप्रेजेंट करें इस तरह, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ, यानी इसी को पलट देते हैं। तो पलट देंगे तो वो -½ को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी इधर से इधर की तरफ ये रोटेट करेगा। ये इसका फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इधर से डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये S इक्वल टू ये -½ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ S +½ को डायरेक्ट ये इसका जो आउटर स्फीयर में रोटेशन था वो नॉर्थ से साउथ था, और इधर इस डायरेक्शन में एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। तो ये S की वैल्यू हम लोग +½ ले लिए, यानी ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वो रोटेट कर रहा है। तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह ऐसे क्लॉकवाइज होता है, अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे अपनी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। इसके लिए S की वैल्यू -½ लिया गया है, और ये क्लॉकवाइज है, और इसके लिए S की वैल्यू +½ लिया गया है। तो इस तरह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होगा उसके बारे में हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो इस तरह ये 4 क्वांटम नंबर हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन हम इनसे पता कर सकते हैं। तो इस तरह 4 क्वांटम नंबर हमने आपको बताया आज, और इन क्वांटम नंबर पे कैसे हमसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, किस तरह के हमें प्रॉब्लम करने होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये 4 क्वांटम नंबर बताया, इसको आप नोट करिएगा और इनको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे।